हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमान। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल में ही एग्जाम्स में जिसके बीपीएससी के द्वारा जो उसने टीचर्स के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए जो एग्जामिनेशन लिया, उसने दो अलग अलग फेजेस में और दो अलग अलग दिन में, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग टाइमिंग में उन्होंने जो लिया है, उस पेपर का आज हम करने वाले हैं क्या, उसके कट ऑफ का एनालिसिस। अब कट ऑफ के एनालिसिस में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला चीज ये कि आपको ये समझना होगा कि आखिर पेपर का नेचर कैसा था, पेपर कहाँ से पूछे गए थे और इसका स्कीम क्या है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, और फिर सीट्स को भी आपको मद्देनजर रखना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीट्स अच्छे खासे हैं, तो इस वाले जो वेरिएबल है इसमें सीट अच्छे खासे हैं, इस वाले वेरिएबल का जो कॉलम होता है और टिक होता है, और इसमें कट ऑफ जैसे ही मतलब प्रोबेबिलिटी का सीधा सा नियम है, अगर जैसे ही सीट्स बढ़ेंगे कट ऑफ को क्या होगा, डिक्रीज करना होगा अगर सीट इंक्रीज करता है तो इसके बाद दूसरा जो फैक्टर ये होता है टफनेस ऑफ पेपर का। पता है कि पेपर कितना ज्यादा टफ बनाया गया है। अगर टफनेस की बात करें तो टफनेस ऑफ पेपर ये एक अलग विषय है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा, और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जैसे कि आपको पता होगा कि इसका एग्जाम किसके द्वारा लिया गया है, इसका एग्जाम लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और बीपीएससी के द्वारा अगर एग्जाम लिया गया है तो इससे पहले हम ये समझना होगा कि बीपीएससी ने प्रीवियस जितने एग्जामिनेशन लिए हैं उसमें इनका कट ऑफ क्या रहा है, इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, रिसेंटली हुए एग्जामिनेशन को हम इसका पहला पैरामीटर मानकर चलेंगे कि रिसेंट में जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा था। तो अगर हम रिसेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। यस, अब अगर मैं यहाँ पे बीपीएससी लिखता हूँ और जो सबसे रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 68th बीपीएससी। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है नंबर से होता है, ना कि ईयर से। और पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, एक कैलेंडर ईयर में एग्जामिनेशन होता है, उनका शेड्यूल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेकिन बीपीएससी एक अनोखा ऐसा कमीशन है कि इसका एग्जामिनेशन लेने का तरीका ही काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में हम समझते हैं कि 68th का जो मतलब 68th नंबर का जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है वो हुआ था अराउंड फेब में। अगर ये फेब में हुआ था तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछ गए थे, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें एक चीज हम लोग को और मद्देनजर रखना होगा, और वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि जब ये फेब में हुआ था इसके क्वेश्चन का जो टफनेस था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था, और ऑप्शंस के साथ भी उसमें कुछ घालमेल किया था, ऑप्शंस पूछने के तरीके को भी उसमें कुछ बदल दिया था, जो कि इस वाले पेपर में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमेशा जितने भी एग्जामिनेशन उसमें 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बीपीएससी की महानता ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, एक अलग सा ऑप्शन होता है, और उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई नंबर का ऑप्शन। और इसमें बीपीएससी पूछता है या तो ऊपर में से कोई एक से ज्यादा या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है कि पूछ रहा है कि बताओ कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और अगर वहां पे झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों हो जाएगा तो क्या होगा आंसर, इन दोनों में से ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो उसके लिए आपको ऑप्शन ई को सिलेक्ट करना होगा। उसी के साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, उसमें से किसी में भी द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में भी ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे के लिए क्या करना होता है कि अब क्या कर दिया है बीपीएससी ने कि अब ये कर दिया है कि सी तक के उसके ऑप्शंस है, और डी में उसने लिखा है इनमें से कोई नहीं, या फिर ई में उसने लिखा है इनमें से 2 से 1 से अधिक। अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और मतलब 68th में इंट्रोड्यूस किया था इस तरह के ऑप्शंस को बीपीएससी। अब क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में कि आपको एनालाइज करना होगा कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन पूछने के पीछे का जितना भी इंटेंशन है आखिर क्या है बीपीएससी का। ऐसा कुछ नहीं, बीपीएससी अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको भी वो जस्टिफाई कर दे कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन गलत है ही नहीं, ऑप्शंस में ही मैंने दे रखा है कि इनमें से या तो 1 से अधिक, नहीं इनमें से कोई नहीं, और सभी सारे क्वेश्चन का आंसर तो हो ही सकता है। खैर, तो जो फेब में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 2 मूलचूल परिवर्तन हुए थे। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। जस्ट निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी के साथ साथ ऑप्शन के साथ क्या किया था उसने, घालमेल किया था। इन 2 सिचुएशन के आने के बाद क्या हुआ था कि कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे की तरफ गिरा था,
वही जब 67th की बात करूं तो 67th में जो कट ऑफ थे वो कट ऑफ था 113 के आसपास, और 16th में जो कट ऑफ हुआ प्री का वो हो गया है 91। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 91 कट ऑफ जाता है जनरल की। आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिकली फॉल आता है कट ऑफ में, डायरेक्ट अराउंड कितना हो गया 22 मार्क्स का फॉल देखने को मिलता है हम लोगों को। खैर अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि अब इसमें क्या हो सकता है हमारे आज मतलब जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ है उसका कट ऑफ को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, फिर उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए कायदे से। तो उसका जो कट ऑफ होना चाहिए हम लोगों के अकॉर्डिंग, जो हमारी टीम ने बैठ के जितना एनालाइज किया है पेपर को, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा टाइम लेकर आने का निर्णय लिया कि हम थोड़ा टाइम लेते हैं, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते। तो हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले 91 को हम बेस मान के चलते हैं, क्योंकि 91 68 में पूछा गया, जिस 68 में 91 कट ऑफ था। अब क्या है कि 91 आने के पीछे क्या था, नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए कट ऑफ कम गया। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज समझना होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन टिक करेंगे तो आपके सही में से गलत नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, वैसे सिचुएशन में हो जाता है कि आपका मतलब नेगेटिव मार्क्स कम होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब वापस आते हैं और हम देखते हैं टफनेस, पेपर के टफनेस की बात करते हैं। अगर हम पेपर की टफनेस की बात करें तो हमको एक चीज देखने को मिलती है कि लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि पेपर काफी ज्यादा टफ है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपने 9th-10th की बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो लगभग, अब देखो एक चीज तो पक्की बात है कि 120 क्वेश्चंस में से अराउंड मुझे जहां तक लगा कि 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि वाकई टफ नेचर के थे, वो इस तरह के क्वेश्चंस उसे नहीं पूछने चाहिए थे। लेकिन हर एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि 10 ऐसे क्वेश्चंस जरूर होते हैं जो कि काफी टफ नेचर के होते हैं। अगर इन 10 को आप एलिमिनेट कर भी दे तो आपके पास फिर भी स्कोप बचता है 110 क्वेश्चन का, जिसमें कि अगर आपने सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया तो आप इजीली अच्छे मार्क्स 110 में भी, अगर आपने 90 तो होने ही चाहिए थे 20 क्वेश्चन गलत होने के बाद भी, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन सकते थे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या होने जाने वाला है, कट ऑफ कितना होना चाहिए, उस पर आप बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कट ऑफ। जब हम कट ऑफ पे आते हैं तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं इस तरफ लिखूंगा मेल और इस तरफ लिखूंगा मैं फीमेल। अगर मैं इस तरफ मेल और फीमेल लिखता हूं तो उससे पहले कुछ कैटेगरीज हैं, जो कि कैटेगरीज की भी बात मैं कर लूं। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, जस्ट तो इस तरफ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। इधर कुछ कैटेगरीज भी हैं, मैं कैटेगरीज भी लिख देता हूँ साथ साथ। तो अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं जनरल, जिसको कि ओपन कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है बारी ईडब्ल्यूएस की, या फिर बीसी भी बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद बीसी, एक और कैटेगरी है बिहार के अंदर में जिसको बोलते हैं ईबीसी। उसके बाद एससी, और लास्ट में और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसको कि हम एसटी, जैसे कि दिव्यांग जन का जो कैटेगरी होता है उसमें भी कुछ कैटेगरी आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे या फिर कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स होंगे जो कि बहुत कम कट ऑफ बता रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा कट ऑफ बता रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं जो कि लगभग, अब दावा तो कोई नहीं कर सकता है अपनी सत्यता का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कट ऑफ के नजदीक पहुंचे। वो तो खैर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल मेल की, तो जनरल मेल का कट ऑफ अराउंड 60 to 65 के बीच आपका होना चाहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और इसमें सेकेंड फेज भी नहीं होना है। मतलब ये कि इसमें ऐसी कोई भी एग्जामिनेशन मतलब सेकेंड प्री के बाद दूसरा कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है, मतलब ये फाइनल एग्जाम है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी नौकरी पक्की। वही मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 to 57 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसी के साथ साथ अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी का कट ऑफ 55 to 60 के बीच होना चाहिए, क्योंकि बीसी का कट ऑफ देखा गया है ईडब्ल्यूएस से हमेशा
ज्यादा होता है, आप पेपर में भी देख सकते हैं, तो मतलब अराउंड ही होता है, तो मैंने मार्जिन लिया है 5 मार्क्स का। वहीं अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो 48 से लेकर 53 के बीच कट ऑफ जाने की उम्मीद है। वहीं इसके साथ एससी और एसटी की बात करूं तो बिहार में एसटी का कट ऑफ ज्यादा होता है, क्योंकि एसटी के लिए सीट्स काफी कम होते हैं, वहीं एसटी का कट ऑफ कम होता है। तो ये 50 टू 55 के बीच का रहना चाहिए, सॉरी 45 टू 50 के बीच में होना चाहिए। वहीं एसटी की बात करूं तो 51 टू 56 के बीच कट ऑफ होना चाहिए। अब फीमेल की बात करें तो ऐसा देखने को मिला है कि जनरल मेल या फिर किसी भी कैटेगरी का जो मेल का जो कट ऑफ होता है उससे 4 नंबर कम करके सारे कट ऑफ देखे जाते हैं। तो आपको -4 मार्क्स कर देना है। अगर मैं इनकी बात करूं, जनरल की बात करूं, तो आपको 55 से 60 के बीच होना चाहिए। वहीं मैं अगर बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी 48 से लेकर 52 तक होना चाहिए। वहीं मैं अगर बीसी की बात करूं तो 50 से लेकर 55 के बीच होना चाहिए। वहीं मैं अगर बात करता हूं ईबीसी की, तो इसका 42 से लेकर 48 तक होना चाहिए। और अगर मैं एससी की बात करूं तो 41 से लेकर 44 तक होना चाहिए। वहीं मैं अगर एसटी की बात करूं तो 48 से 48 से लेकर 51 के बीच होना चाहिए फीमेल का। तो ये है कट ऑफ का एनालिसिस हमारे तरफ से जो हमारी टीम ने इसके लिए प्रिपेयर किया है। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा एट द लास्ट कि ये जो पेपर हुआ है, अगर जो लोग बीपीएससी का प्री की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि बीपीएससी के 68 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स एंड एडवाइस है मेरे तरफ से, आप चाहें तो ले सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको फिर से बताऊं कि देखिए स्ट्रेटजी दुनिया भर की भरी पड़ी है, यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी के मामले में आप अपना स्ट्रेटजी खुद से बनाइए, क्योंकि हर इंडिविजुअल काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। तो स्ट्रेटजी और टिप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने चाहिए। उसी के साथ साथ मैं अगर दूसरी बात कहूँ कि अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे, मतलब कि अब इतना टाइम है नहीं, पता चला कि गलतियां कर करके टाइम ही निकाल दिया सारा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आप किसी एक की स्ट्रेटजी को फॉलो करो। मैं ये नहीं करूँ कि आप सिर्फ मेरी करो, मत करो, जिसका आपको सही लगता है आप उसके स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आप कोशिश करो कि उसी एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ो। अगर हम इसको श्रीमद् भगवत गीता या फिर महाभारत के एग्जाम्पल से कनेक्ट करें तो अर्जुन का वो याद होगा आपको, आपने कहीं अगर पढ़ा होगा तो स्कूल के दिनों में, क्योंकि ये स्कूल में मुझे अच्छे से याद है, हिंदी की बुक में और इंग्लिश की बुक में कहानी होती थी कि जब द्रोणाचार्य ने सभी को बुलाया कि तुमको एक वृक्ष है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है और तुमको उस पर निशाना लगाना है। एक एक करके सबको बुलाया और सबसे पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो सबने ये बोला मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे वैसा दिख रहा है। भीम ने बोला मुझे बहुत कुछ खाने का अच्छा अच्छा सामान दिख रहा है। जब अर्जुन को बुलाया द्रोणाचार्य ने, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया भी नहीं दिख रही, चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है और मैं उसी पे निशाना साधने के लिए तैयार हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहें अपने काम के लिए। आप किसी एक का गाइडलाइन ले, एक का मार्गदर्शन ले। अगर आपके अगल बगल में कोई सीनियर है, कोई बड़े भैया हैं, तो आप उनका भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जनरली छोटे शहरों में ऐसे संदीप भैया टाइप बहुत सारे भैया मिल जाते हैं जो कि आपका हेल्प करते हैं, काफी जेन्युइन हेल्प करते हैं बाय द वे। वही मैं बात करूं भगवत गीता और महाभारत एक और एग्जांपल लूं तो कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और सिर्फ अर्जुन कृष्ण की ही बातें सुनता था, बाकी किसी की बातें वो नहीं सुनता था। वो बोलते थे कि बाण चलाओ तो मार देता था और वो बोलते थे यहाँ मत मारो तो नहीं मारता था। वही दूसरी ओर दुर्योधन काफी ज्यादा रास्ता भटका हुआ था, भ्रमित था, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। कभी वो कर्ण की बातें सुनता था, कभी पितामह भीष्म की बातें सुनता था, कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, कभी अश्वत्थामा, कभी दुशासन। वो इन्हीं की बातें सुन के, कभी गांधारी, कभी धृतराष्ट्र, इनकी बातें सुन के वो कंफ्यूज रहता था और कंफ्यूजन में बहुत सारी गलतियां करता था, जिसकी वजह से आपको रेस्ट इज द हिस्ट्री कि आपको पता होगा कि इस महाभारत के उस विराट युद्ध में जीत किसकी होती है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनने वाले अर्जुन की, और वहीं हार हो जाती है दुर्योधन की, जो कि बहुत सारे लोगों की बात सुनता था। खैर एंड ऑफ द वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए। हम वहाँ पे फ्री गाइडेंस, फ्री
स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें चैनल को। मंडे से हम 12 बजे के आसपास लाइव आ रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और साथ मिलकर 1 महीना बचा, इस 30 दिन में अपना बेस्ट 30 डेज देते हैं और साथ मिलकर क्रैक करते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।